Good evening, everyone. We are back with our regular newspaper analysis. Today is 17th of January, and we would be discussing 5 important articles of the day. Um, I hope आपका बिहू सेलिब्रेशन अच्छा रहा. बीच में 3 4 5 दिन जो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं हुआ, that was because of the Bihu festival. I hope you had a very good time with your family, with your friends, with your loved ones. And वापस आ जाते हैं हमारे पढ़ाई के ऊपर. So these are the 5 articles that we would be discussing. First article is regarding India's foreign policy. It is regarding India's interest, जो foreign policy के interest है, they will be secured only by assertion of strategic autonomy. ये जो फिलहाल जो डेवलपमेंट हो रहा है अराउंड मिडल ईस्ट, अराउंड वेनेजुएला, इन ईरान, ऐसे सिचुएशन में हाउ इंडिया शुड मैनेज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सिक्योर इट्स इंटरेस्ट के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है. सेकंड आर्टिकल जो है वो जस्टिस वर्मा के चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के चैलेंज को रिजेक्ट किया है, उस बारे में. अब ये करप्शन केस में इनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, इंक्वायरी कमेटी बनाई है पार्लियामेंट ने. उस पार्लियामेंट शुड नॉट मेक सच कमेटी टू इंक्वायर अबाउट माय कंडक्ट, ऐसा आर्ग्यूमेंट था जस्टिस वर्मा का. तो उस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. राइटिंग द आइडियाज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एक्सेट्रा, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल एडिटोरियल है, द फर्स्ट कट इज द डिपेस्ट. ये एसआईआर जो सिस्टमैटिक रिव्यू चल रहा है उसके बारे में है. ये सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, उस बारे में ये डिस्कस करता है. फोर्थ आर्टिकल जो है वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से. इन फोर्थ आर्टिकल वी सी द टस्कर, दैट मींस एलिफेंट जो है वो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया है इन झारखंड. The last article is again from the IR domain, but it is largely from the perspective of the global geopolitics and not from India's perspective. ये हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इवॉल्व हो रहा है. यूएस वांट्स टू स्ट्राइक ऑन ईरान, मतलब यूएस ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है, और ईरान का जो दुश्मन है सऊदी अरेबिया, वो इस अटैक को अपोज कर रहा है. इसके लॉजिक, इसके रीजनिंग ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है. We'll try and understand these. Okay. So before going further, let me just give you glimpse of the few of the important products or the announcement. The first one is regarding GS Foundation Batch. ये जो Foundation Batch है, it is for APSC and UPSC, और ये start होगा last week of January से. And in this batch आपको बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम एब्सोल्युटली नोइंग नथिंग से एग्जाम रेडी कर देगा ये बैच. ये जो बैच है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मतलब हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है, और ये द अप्रोप्रिएट पीपल जिनके लिए बेस्ट सुटेड है वो है वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनको जॉब करते करते अपने एस्पिरेशंस को ड्रीम्स में कन्वर्ट करना है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. ये क्रैश कोर्स है. दोज हु हैव स्टडीड बिफोर, कहीं से आप लोगों ने कोचिंग किया है या खुद सेल्फ स्टडी किया है, उनके लिए बेस्ट है. रीजन इज कि इसमें आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months कवर हो जाएगा. क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट है. इसमें 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज जो प्रीफिट इनिशिएटिव, दैट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट पर्सनलाइज मेंटरशिप, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स, स्मार्ट बुक्स फॉर प्रीलिम्स, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये सब इसका पार्ट होगा. बट आइडिया ये है कि यू विल बी एबल टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, 2 से 3 महीने के बीच में. इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा, कब लॉन्च होगा, बट फॉर दैट डिटेल्स यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर, 6002220617. यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन की थी, इट वाज रिगार्डिंग 15,000 MCQ इनिशिएटिव, है ना. तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. 15,000 MCQ वाला जो इनिशिएटिव है, इट इज नेम्ड एज प्रीफिट
इनिशिएटिव। ये जो प्रीफिट इनिशिएटिव है, इट हैज टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्री एंड द सेकंड वन इज पेड कंपोनेंट। फ्री कंपोनेंट में 3000 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे, और ये यूट्यूब लाइव पे होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें एमसीक्यू में एलिमिनेशन टेक्निक यू पढ़ाई जाएगी, सारे एमसीक्यूज का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसमें सारे जो क्वेश्चंस है ये डेली बेसिस पे हर रोज एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाए जाएंगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक। और इसमें आसाम, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सेक्शंस भी कवर होंगे। जो पेड सेक्शन है, उस पेड सेक्शन में 12,000 एमसीक्यूज है, एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 120 टेस्ट। और ये जो 120 टेस्ट है, ये 120 टेस्ट जो है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स ऑफ 30। 30 इजी टेस्ट, 30 मीडियम टेस्ट, 30 डिफिकल्ट टेस्ट, एंड अनदर 30 अदर टेस्ट। इस इन अदर टेस्ट में 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 जो है वो प्रीवियस ईयर्स के सिमुलेशंस है, एंड 10 जो है वो सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये ओवरऑल एक सिंगल यूनिट है जिसमें जिसको अगर आप ठीक से कर लेते हो तो आपका यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस, एपीएससी इन दिस केस, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो लेट्स कम बैक टू द एनालिसिस। ये जो हम लोग डिस्कस करें, इसकी पीडीएफ हो, या जो यूट्यूब लाइव पे डिस्कशन होता है प्रीफिट का, उसका पीडीएफ हो, या कोई और इन्फोग्राफिक डॉक्यूमेंट हो, ये आपको सीएसएपी के ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। राइट, इस ऐप को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल, इसका कंटेक्स्ट ये है कि बेसिकली आर्टिकल हिंदू में एडिटोरियल आया हुआ है। इट इज क्रिटिसाइजिंग इंडियाज सबड्यूड, मतलब हल्का रिस्पॉन्स, सबड्यूड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स इन रिसेंट ग्लोबल क्राइसिस, लाइक वेनेजुएला में जाके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, ईरान में जो अ, आंदोलन चल रहा है, जो यूथ मोबिलाइजेशन हुआ, यूएसए ने जो धमकी दी कि वी विल एंटर ईरान, उसमें रियाद, इजराइल, नाटो कंट्रीज, या उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, या फिर ग्रीनलैंड को, डेनमार्क की जो टेरिटरी ग्रीनलैंड, ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को अपने में कब्जे में ले लेंगे, उसको खरीद लेंगे। ये से जो इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं उसके ऊपर इंडिया का जो कमेंट है, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, दैट इज सबड्यूड, मतलब थोड़ा हल्का दिया हुआ है। ऐसा क्रिटिसिज्म है एडिटोरियल का। द एडिटोरियल इज आर्ग्यूइंग दैट safeguarding the national interest requires more assertive articulation of strategic autonomy in volatile multipolar world। ये कह रहे हैं कि अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको और ज्यादा असर्टिवली, और ज्यादा डंके के चोट पर, और ज्यादा क्लियर वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना होगा, और ज्यादा अच्छी तरीके से कन्वे करना होगा। यू कैनॉट बी सीन एज बाय स्टैंडर्ड सिटिंग एट द फेंस। जो हम जैसे फॉलो करते हैं, द आइडिया इज, पूरे आर्टिकल में वी विल फाइंड एटलीस्ट 5 कोर इश्यूज दैट, और कोर इश्यूज और कोर कंसर्न जिनको हम मेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 5 जो कोर इशू डिस्कस किए गए। फर्स्ट इज इरोजन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आर्टिकल इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर इरोडिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया जो यूएस लेड का जो एक्शन रहा, उसके बारे में इंडिया ने जो चुप्पी साधी हुई, इंडिया म्यूटेड स्टांस जो है, इंडिया का जो चुप्पी साधा हुआ है अबाउट यूएस लेड एक्शंस, इट इज रिस्किंग द डाइल्यूशन ऑफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन।
सेकेंड इज सैंक्शंस का डायलेमा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि extra territorial sanctions, these constrain India's energy security, trade, and connectivity interest. Meaning, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का सैंक्शन का मतलब है कि इंडिया के ऊपर अगर टेरिटरी के बियॉन्ड सैंक्शन लगा दिया, फॉर एग्जांपल कल ईरान के से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते ऐसा सैंक्शन लगा दिया, पहले रशिया से खरीद नहीं सकते थे ऐसा सैंक्शन लगा दिया था, कल जाके वेनेजुएला से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते ऐसा सैंक्शन लगा दिया, तो दीज आर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शन, राइट? अगर ऐसे सैंक्शंस लगा दिए तो वो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी इंटरेस्ट को हैम्पर करता है। थर्ड इज अनसर्टेनिटी एट मल्टीपोलर लेवल, मीनिंग जो ग्रेट पावर्स के बीच में राइवलरी बढ़ रही है। ग्रेट पावर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है यूएस है, चाइना, रशिया। इनके बीच में जो ग्रोइंग राइवलरी है, दैट हैज नैरोड स्पेस फॉर मिडिल पावर्स लाइक इंडिया अनलेस ऑटोनॉमी इज एक्टिवली असर्टेड। अगर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्टिवली असर्ट नहीं करेगा तो इंडिया वुड एंड अप लूजिंग दैट स्पेस बिटवीन द ग्रोइंग ग्रेट पावर राइवलरी। फोर्थ कंसर्न है गैप अबाउट क्रेडिबिलिटी। गैप अबाउट क्रेडिबिलिटी, ये क्रेडिबिलिटी गैप क्यों बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है, ये कोर कंसर्न में क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। जब आप शांत होते हो या कुछ सीधा जवाब नहीं देते हो, व्हेन देयर इज अ साइलेंस और देयर इज एम्बिग्विटी, इट कैन बी मिसरेड एज एन अलाइनमेंट। अगर आप, वो एक कहावत है ना कि अगर घर जल रहा है और आप सिर्फ, किसी का घर जल रहा है और आप सिर्फ देख रहे हो, तो इसका मतलब आप भी घर जला रहे हो। आपका आइडियल नेचुरल रिस्पॉन्स हैज टू बी, किसी का घर जल रहा है तो बुझाने में मदद करो। मान लिया कि आपने आग नहीं लगाया, लेकिन अगर आप जलते हुए घर को सिर्फ बाई स्टैंडर्ड की तरह देख रहे हो, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आपने भी, आपका हिस्सा है जलते हुए आग में। इट्स लाइक seeming it's like staying neutral on the face of injustice in itself is an injustice. तो अगर इंडिया साइलेंट रहा या एम्बिग्विटी रही, तो इट कैन बी मिसरेड एज इंडिया इज अलाइनिंग विथ यूएसए, reducing India's bargaining leverages most rest of the countries. Last concern is national interest versus alignment pressure. We have to balance between these, balancing partnerships without slipping into block politics. This is extremely challenging. आप कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप भी मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हो, ये बहुत जेंटल, बहुत डेलिकेट टास्क है। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। Why does the article argue that strategic autonomy must be actively asserted rather than actively maintained? Why it should be actively asserted? A, because silence strengthens diplomatic neutrality, because autonomy automatically emerges in multipolar world. C, because ambiguity can weaken India's ability to protect its interest. Or D, because alliances have become more irrelevant in the global politics. What do you think is the correct answer? Please pause the video and answer. The correct answer is C. Whenever there is an ambiguity, it can weaken India's ability to protect its interest. Okay? Please, again, if you have not solved this MCQ, please pause the video and answer this MCQ. Let's move on to the next article. You can access this PDF from the application. Second article is regarding Justice Verma, जिनके ऊपर करप्शन के लिए एक इंक्वायरी बैठी है। यू आर वेरी वेल वर्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द जुडिशियरी, जिसमें पार्लियामेंट का बहुत मेजर रोल होता है।
तो ये प्रोसीजर जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट इनिशिएट हुई है। तो बात ऐसा है कि जस्टिस वर्मा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी थी, पिटीशन फाइल कर दिया था, स्टेटिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बनाना, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द एलिगेशंस अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। इट्स अ पार्ट एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ये सिंपल प्रोसीजर है कि एक हाउस ने अगर वोट किया है इन फेवर ऑफ इम्पीचमेंट, तो दूसरा हाउस उसके ऊपर कमेटी बनाता है और इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये कमेटी बनाने के प्रोसीजर को ही चैलेंज किया जस्टिस वर्मा जी ने। The court held that the judiciary interference at this particular point, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है ना, अभी तक तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है कमेटी, उस कमेटी को ही फॉर्म ना होने दो। ये जो जस्टिस वर्मा का आर्ग्यूमेंट था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एंड इट हैज हेल्ड कि जुडिशियल इंटरफेरेंस एट दिस वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज would actually disrupt the constitutional process which is meant for judicial accountability। अभी तक कमेटी फॉर्म भी नहीं, उसके पहले ही कमेटी को फॉर्म ही ना होने दो, ऐसा जस्टिस वर्मा जी का रिक्वेस्ट था, आर्ग्यूमेंट था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये करना क्यों जरूरी था? कोर इशू क्या क्या इन्वॉल्व है? फर्स्ट, इसमें इन्वॉल्व है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये कहता है कि वी हैव टू हैव ensuring mechanism to examine allegations against the judges without undermining the independence of the judiciary, है ना। मीनिंग क्या कि जजेस जो है दोज मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर, एंड एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू एग्जामिन एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। किसी ने जस्टिस वर्मा के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए तो उसको इंक्वायरी करने का काम सिर्फ जुडिशरी ना करे, उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हो रहा है तो वो पार्लियामेंट का काम है। देयर इज अ रीजन व्हाई पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू डू दिस, सेपरेशन ऑफ पावर। सेकेंड पॉइंट वही है, सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्स रोल, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, दैट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस, विज जुडिशियल रिव्यू बाय कोर्ट्स, ये जो बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेलिबरेटली असाइंस द रिमूवल प्रोसेस टू पार्लियामेंट एंड नॉट टू द जुडिशरी, राइट। स्पेशली ये जो इंक्वायरी कमेटी जो है ना, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, मतलब इट वांट्स टू इंक्वायर इनटू द फैक्टफुलनेस ऑफ द एलिगेशन, करेक्टनेस ऑफ द एलिगेशन, क्या सच में ऐसा हुआ है। इट इज नॉट मेंट फॉर इट्स जॉब इज नॉट पिनेटिव, मतलब इसका जॉब जज को पनिशमेंट देना नहीं है, इसका काम सिर्फ जो एलिगेशंस लगे वो सही या गलत है उसको समझना है। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा कि आप कमेटी मत बनाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट वुड tantamount to disturbing this balance of power, especially in the preliminary stage। थर्ड कंसर्न इसकी ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड्स, मतलब is it like whether the procedural fairness is preserved at the inquiry committee stage। अगर अभी से इंटरफेयर करना शुरू कर देगा तो अभी, तो ये ड्यू प्रोसेस कैसे फॉलो होगा? ड्यू प्रोसेस जो है दैट हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई पहले एलिगेशंस लगाए गए जो है उसके ऊपर वोटिंग होगा इम्पीचमेंट के लिए। अगर वो इम्पीचमेंट एक हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो दैट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस। जो नेक्स्ट हाउस है दैट विल क्रिएट एन इंक्वायरी कमेटी दैट विल सबमिट द रिपोर्ट, और उसके बाद उसके ऊपर फिर से वोटिंग होगा। तो ये तो ड्यू प्रोसेस है ना, आप ये कह रहे हो कि ये प्रोसेस ही ना फॉलो करो। फोर्थ इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, मीनिंग वी हैव टू बैलेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस ना, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मोटिवेटेड अटैक्स। And the fifth one is scope of judicial intervention. There is a limit on courts intervening in parliamentary processes at preliminary means, मतलब preliminary levels पे। अगर उनको वो चाहते हैं कि इसको जुडिशियली रिव्यू किया जाए तो बाद में जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तब जब पार्लियामेंट में सब कुछ पारित हो जाएगा, सब वोटिंग वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद में इसमें इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दिस जजमेंट ऑफ नॉट stopping the formation of parliamentary committee
or panel, it actually reinforces the respect among the constitutional institution, because here courts are restraining themselves in order to preserve the balance between legislature and the judiciary, और अपना जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको उन्होंने कंट्रोल में रखा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नाउ अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस एमसीक्यू. द सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल to interfere with the formation of House Inquiry Committee primarily reinforces which constitutional principle? Absolute judicial immunity, parliamentary supremacy over the judiciary, the separation of power with checks and balances, or D, executive control over judicial appointment. The correct answer is C. It ensures separation of power with checks and balances. Right? Just give me a second to have a sip of water. Hmm. The third article, the it's a editorial. The first cut is the deepest. ये बात कर रहे हैं एसआईआर की, सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट ये है कि जो करंटली ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इट हैज हाईलाइटेड दैट हाउ लार्ज स्केल डिलीशन, मतलब आप देखोगे तो किसी स्टेट में 70 लाख नाम खत्म एडिट हो गए, किसी स्टेट में 35 लाख, किसी स्टेट में 80 लाख. Like lakhs of the names have been deleted in order to purify the list. This operation exercise has risked the excluding genuine voter, especially वो वोटर जो माइग्रेंट्स है, जो अर्बन पुअर है, डिस्पाइट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन. आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अंडर विच द इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्ट ऑफ इट रिलाइज ऑन द प्योर और करेक्ट वोटर लिस्ट. अगर उसमें कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, किसी ने गलत डॉक्यूमेंट देकर, झूठे डॉक्यूमेंट देकर, इलीगल माइग्रेंट किसी कोई है और जिसने अगर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया है, तो अगेंस्ट दैट द एसआईआर हैज बीन कंडक्टेड. अब इसके कोर इश्यूज जो हम पिछले कई सीएनएस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट ये इतना क्रिटिकल है कि इसको बार बार समझना जरूरी है और इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन 100% आएगा. फर्स्ट इज कोर इशू इज कि इस एसआईआर की वजह से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क है. दैट मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मास डिलीशन ऑफ नेम्स. इट प्लेसेस अ हेवी बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन्स. क्यों? क्योंकि सी देर इज documentation asymmetry. There exists a documentation asymmetry, meaning जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो गरीब लोग हैं, जो अर्बन पुअर है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं. बहुत से लोगों के पास नहीं होते हैं. बहुत से लोग सिर्फ काम करते हैं, इन चीजों में नहीं पड़ता है. तो इवेंचुअली दे एंड अप नॉट हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके वजह से बहुत सारे लोगों का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाता है. डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है कि they lose the political equality, they lose the right to vote. Second core concern is migration challenge, internal migration and informal housing. This makes documentation based verification exclusionary. Third is process versus purpose. जो इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन है, दिस माइट अंडरमाइन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अगर सही तरीके से सेफगार्ड्स नहीं दिए गए तो.
प्यूरिफिकेशन के चक्कर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एसिमेट्री, क्योंकि जो सिटीजन्स है ना, दे मस्ट प्रोवाइड एलिजिबिलिटी, क्योंकि इट इज द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे आर द नेचुरल सिटीजन और दे आर द एलिजिबल वोटर्स। इसका प्रूफ करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन्स के ऊपर है। वेर एज जो ऑफिशियल्स से जो गलतियां होंगी, उस गलतियों के लिए दे माइट फेस वेरी लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एसिमेट्री है, दैट इज अगेंस्ट द पुअर और रादर कॉमन सिटीजन्स। लास्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि देर इज अ परसिव्ड आर्बिट्रेरीनेस, मतलब एक्चुअल में आर्बिट्रेरीनेस है क्या पता नहीं, लेकिन लोग ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यार हमारा ही इननेसेसरली नाम जो है वो एलिमिनेट किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। दिस प्रोसीजर इरोड्स द कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन कमीशंस न्यूट्रलिटी। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर से ही अगर भरोसा उठ गया, तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो पाएगा? Please pause the video and answer this MCQ. Why does large scale voter deletion during electoral roll revision poses a democratic concern? A. Because electoral rolls should never be updated. B. Because it can disproportionately exclude migrants and marginalized citizens. C. Because it reduces the workload of election officials. Or D. Because it violates the secrecy of voting. The correct answer is B. It can disproportionately exclude the migrants and marginalized citizens. Okay? All right, let's jump onto the article number 4. Article number 4 is about human and animal conflict. In case of Jharkhand, it is about uh, human elephant conflict. This article actually highlights repeated incidents of human elephant conflict in Jharkhand, where one wild elephant has caused loss of life and property. It situates these incidents within the broader ecological disruption, which is caused by mining or infrastructure expansion or the issue of forest fragmentation. तो इसको हम लार्जर कंटेक्स्ट में समझेंगे। जो ये GS3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस में, और इसके ऊपर से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जो कोर कंसर्न है ऐसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, जो बार बार इश्यूज रेज होते हैं, वो है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का। किसी भी जंगल में आप जब माइनिंग करते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बना लिया, रेल लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या लैंड यूज में अगर चेंजेस लेकर आते हो, तो दैट डिस्टर्ब्स द ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स। जो सेकंड इशू है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खेती बर्बाद होती है, क्रॉप डैमेज होता है, कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोगों का नौकरी, काम, पैसा कमाने का जरिया चला जाता है, ह्यूमन कैजुअलिटीज होती है, और इसके वजह से ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ गवर्नेंस गैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अगर वीक है, तो दैट विल क्रिएट गवर्नेंस गैप्स। तो उसके ऊपर वन कंसोलिडेटेड सोल्यूशन या वन सिंगल फ्रंट ऑपोजिशन नहीं बिल्डअप हो पाएगा, ना सोल्यूशन मिल पाएगा। फोर्थ इज रिएक्टिव मैनेजमेंट। जो स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है ना, वहां का मैनेजमेंट जो है वो, दैट इज कंपेंसेशन एंड कैप्चर मेजर्स, दे डोमिनेट ओवर प्रिवेंटिव लैंडस्केप प्लानिंग। मीनिंग, ये जो रिस्पॉन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, दैट इज मोर ऑफ अ रिएक्शनरी। कुछ नुकसान हो गया तो उसकी नुकसान भरपाई दे दो, अगर कोई घुस गया तो उसको कैप्चर कर लो। तो ये इट इज मोर लाइक अ क्यूरेटिव रिस्पॉन्स, नॉट द प्रिवेंटिव वन। अगर प्रिवेंटिव लैंडस्केप माइनिंग कर देंगे तो ये शायद ये इशू होगा ही नहीं। लैंडस्केप प्लानिंग जो प्रिवेंटिव होता है, दैट शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर रिएक्टिव मैनेजमेंट।
द लास्ट इशू इज कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी, स्पेशली जो रूरल कम्युनिटीज है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, दे आर extremely vulnerable and they bear the disproportionate cost, high cost of conservation failures. So now please stop the video, pause the video and try and attempt this MCQ. What is the most sustainable long-term solution to reduce human-elephant conflict? A. Capturing and relocating elephants, increasing compensation amount. C. Restoring and protecting elephant corridors. Or D. Declaring more areas as no-go zones for humans. Correct answer is C. Restoring and protecting elephant corridors. Here is the final article. ईरान में जो अपसर चल रहा है, जो मोर्चा निकाला हुआ है, जो एजिटेशन चल रहा है अगेंस्ट द करंट रेजिम, दे आर आस्किंग फॉर द रेजिम चेंज। और उस रेजिम चेंज में ईरानियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए ट्रम्प ने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि वी विल इंटरवेन, वी विल अटैक ईरान इफ नीड बी, जरूरत पड़ी तो हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा यूएस ने कहा। अब मिडल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें देर आर फोर मेजर प्लेयर्स। पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ईरान और चौथा है टर्की। तो इसमें से टर्की, ईरान एंड सऊदी अरेबिया ये इस्लामिक वर्ल्ड को लीडरशिप क्लेम करना चाहते हैं कि वी आर द ट्रू लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और इन तीनों के बीच में बहुत राइवलरी है, स्पेशली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत राइवलरी। सऊदी अरेबिया इज सुन्नी मुस्लिम, ईरान इज शिया मुस्लिम। अब हमने यूजुअली ये सुना है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त होता है, लेकिन मतलब इस केस में अगर सऊदी अरेबिया शुड बिकम हैप्पी अगर यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ईरान तो सऊदी अरेबिया का दुश्मन है। बट हियर Saudi Arabia has actually advised against attacking Iran. वो क्यों है उसको हम समझते हैं। सऊदी अरेबिया has opposed potential US military strike on Iran, signaling concerns that further escalation would destabilize the West Asia and will threaten the regional security and it will threaten the economic interest। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, बट सिर्फ ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे चीजें मेंस में रेफरेंस के लिए एथिक्स में या आईआर के क्वेश्चंस में केस स्टडीज की तरह यूज हो सकती है। इसमें कोर इश्यूज क्या दिख रहे हैं कि देयर इज अ शिफ्ट इन सऊदी पोस्चर, इट इज प्रेफरिंग रीजनल स्टेबिलिटी ओवर कन्फ्रंटेशन डिस्पाइट हैविंग राइवलरी विद ईरान। सेकेंड, सऊदी अरेबिया का प्रायोरिटी डी एस्केलेशन है, दे डज नॉट वांट कि सिचुएशन हाथ के बाहर जाए, बेकाबू हो जाए, एस्केलेट हो। इट इज फियरिंग दैट military action could trigger wider conflict across the region, across the Gulf, across the Red Sea area. It will also raise the concern about energy security risk, क्योंकि कोई भी conflict उस region में होगा that will disrupt the oil supply routes and it will destabilize the global energy markets। अभी कहीं जाकर वो स्टेबल होना शुरू हुआ है, उसको भी फिर से अनस्टेबल कर देगा। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन की वजह से वो अनस्टेबल है। फोर्थ इज मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। सऊदी अरेबिया इज बैलेंसिंग इट्स टाइज विद यूएसए while pursuing रीजनल ऑटोनॉमी एंड डायलॉग। मतलब वो यूएस के साथ दोस्ती भी रखना चाहता है, लेकिन वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया विल बी अ बिगर ब्रदर। Last is regional realignment. It reflects that there is a broader trend of West Asian states seeking stability amid the great power rivalry between USA, Russia, China, etc. Please pause the video and try and attempt this MCQ. Why does Saudi Arabia opposes a US strike on Iran despite strategic rivalry with Tehran? Pause it and answer the MCQ. The correct answer is B. It gives higher priority to regional stability over escalation.
All right, these are the smart books of APSC and UPSC one-stop solution. Total book of 17 book set. These are now available in Assamese medium as well. आप इनको access कर सकते हो by contacting on the number mentioned here. Which is this. Thank you so much for joining in. See you again for pre-fit lecture as well as CNA discussions.